हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल एट अलायंस साइंस अकेडमीज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम 2021 के करंट अफेयर्स को एमसीक्यू के थ्रू कवर करते हैं। तो आज हम अपने 8th सेशन में हैं, तो आइए से शुरू करते हैं। आई होप आप सब तैयार होंगे। गुड लक एवरीवन। तो पहला क्वेश्चन है आपका, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज स्लैश आर करेक्ट? Budapest Convention is the first convention dedicated to the cyber security. Second statement is India has been one of its party. आपको बताना है करेक्ट कौन सा है, ए ओनली, बी ओनली, बोथ या नन। तो देखते हैं इसका आंसर है। इसका आंसर है ए ओनली, विच मीन्स आपका पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है क्योंकि इंडिया इसका पार्टी नहीं है। तो देखते हैं, बेसिकली ये जो कन्वेंशन है आपका, ये आपका साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है। ये आपका काउंसिल ऑफ यूरोप के थ्रू इसको लाया गया था और ये पहला ऐसा इंटरनेशनल कन्वेंशन है जो कि साइबर सिक्योरिटी को ध्यान में रखता है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये हो जाती है कि अगर कोई भी स्टेट काउंसिल ऑफ यूरोप का पार्ट नहीं है, स्टिल वो इस कन्वेंशन का पार्ट बन सकता है। तो ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर अगर हम इस कन्वेंशन की बात करें तो इस कन्वेंशन में आपकी कई चीज़ों के बारे में बात करी गई है। फॉर एग्जांपल आपका चाइल्ड पोर्नोग्राफी हो गया, आपका ई एविडेंसेस हो गए, आपका इंटरनेशनल पुलिस और जुडिशियल कॉपरेशन के बारे में बात हो गई। तो ये इसमें इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसके साथ ही हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो आपका यहाँ पे भी करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। Nagorno-Karabakh is internationally recognized as a part of Azerbaijan. The major ethnic group of this region are Armenian. आपको बताना है कौन सा करेक्ट है, ए ओनली, बी ओनली, बोथ या नन। देखते हैं इसका आंसर क्या है। नागोर्नो कराबाख कुछ टाइम पहले न्यूज़ में भी था। ये कॉन्फ्लिक्टेड रीजन है इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में। तो देखते हैं, इसका आंसर है आपका बोथ, विच मीन्स दोनों सही हैं। तो नागोर्नो कराबाख जो कि आपका ये डार्क येलो कलर में है, तो ये आपका अर्मेनिया और अजरबैजान इन दोनों के बीच में पड़ता है। ओके, और अजरबैजान इसे कंट्रोल करता है, के अंदर ही आता है, बट इसकी जो पॉपुलेशन है वो आपकी अर्मेनिया से रिलेट करती है, तो इसीलिए ये कॉन्फ्लिक्टेड एरिया भी है। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो अजरबैजान है ये आपका कैस्पियन सी के साथ बॉर्डर शेयर करता है और आर्मेनिया जो है ये आपका पूरी तरीके से लैंडलॉक कंट्री है। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। और यहाँ पे आपको एक चीज़ और इम्पोर्टेंट हो जाती है कि टर्की हो गया, जॉर्जिया हो गया, रशिया हो गया, ईरान हो गया, ये आपके किस किस के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, ये भी इसमें ध्यान रख सकते हैं। तो इसके साथ ही हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सना, मरीब एंड ई प्लेसेस वर इन न्यूज़ रिसेंटली आर रिलेटेड टू। बेसिकली ये पूछना चाह रहे हैं कि ये तीनों प्लेसेस कौन से कंट्री में हैं? ईरान, इराक, यमन, सऊदी अरेबिया। आई होप आप लोगों को ये पता होगा क्योंकि न्यूज़ में का पार्ट है ये और करंट अफेयर्स अच्छे से कवर कर रहे होंगे आप लोग। तो इसके आंसर है सी, यमन, क्योंकि ये तीनों जो एरिया हैं वो आपके यमन में पाए जाते हैं। हूती रिबेल्स आपने नाम सुना होगा जो कि आपके यमन से रिलेट करते हैं, तो उन्हीं की वजह से कि न्यूज़ में था। तो जो ग्रीन वाला पार्ट है वो हूती रिबेल कंट्रोल करते हैं, जो ब्लू वाला का पार्ट है वो आपका अलकायदा कंट्रोल करता है और जो रेड वाला पार्ट है वो वहाँ की गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। तो इस तरीके से ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। मैप बेस्ड क्वेश्चन है, कई बार मैच द फॉलोइंग में आ जाते हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फेडरल फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो ऑप्शन ए रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन बी इंडिपेंडेंस जुडिशरी, ऑप्शन सी डिविजन ऑफ पावर, ऑप्शन डी गवर्नर्स अपॉइंटमेंट। आई होप आप लोग पॉलिटी के लेक्चर्स कवर कर रहे होंगे, तो वहाँ पे आपको अच्छे से पता चल रहा होगा कि फेडरल फीचर क्या होता है, यूनिटरी फीचर क्या होता है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है आपका डी, विच मीन्स गवर्नर्स अपॉइंटमेंट आपका फेडरल फीचर में नहीं आता है, वो यूनिटरी फीचर है। अगर हम और फीचर्स की बात करें हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में और कौन कौन से फीचर हैं, तो आपका डुअल गवर्नमेंट पॉलिटी हो गया, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन वेरियस लेवल हो गया, रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, इंडिपेंडेंस जुडिशरी, बाइकैमरलिज्म। डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन वेरियस लेवल की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से आपका सेंटर, यूनियन, स्टेट और के बीच में जो सब्जेक्ट्स का डिवीजन है वो यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है। रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या बताना चाह रहा है? रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये बताना चाह रहा है कि ऐसे कोई भी फीचर कॉन्स्टिट्यूशन का जहाँ पे जो पावर का डिवीजन है वो अफेक्ट हो रहा है, या फिर जहाँ पे आपका जो फेडरल नेचर है वो अफेक्ट हो रहा है, फेडरल सिस्टम अफेक्ट हो रहा है, तो वहाँ पे जो यूनियन है वो खुद
एकदम खुद रूल नहीं बना सकता है, उसको स्टेट्स का कॉन्करेंस देना ज़रूरी है। तो यहाँ पे इसीलिए ये रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब वो कॉन्स्टिट्यूशन ईज़िली टू बी मॉडिफाइड नहीं है, वहाँ पे उसकी रिजिडिटी दिखती है। फिर अगर आपका जो कि फेडरलिज्म का बेसिक फीचर ही यही है कि वहाँ पे डिवीजन ऑफ पावर आपको दिखेगा, वहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ पावर नहीं दिखता है, जबकि यूनिटरी फीचर में आपको कंसंट्रेशन ऑफ पावर दिखता है। तो इंडिया जो है वो बेसिकली आपका क्वासी फेडरल है, बोला जाता है। एज सच फेडरेशन वर्ड हमारे लिए यूज़ नहीं किया जाता है, ना ही ये मेंशन है। हम एज अ यूनियन ऑफ स्टेट कहे जाएंगे अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 1। और ये अगर हम बात करें कि कहाँ से ये फेडरलिज्म का एलिमेंट आना स्टार्ट दिखा था प्री इंडिपेंडेंस भी, तो ये आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में दिखा था, जब आपका डायरकी का सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था। तो इस तरीके से, तो अब अगर हम यहाँ पे मैं छोटा सा बता दूं कि यूनिटरी फीचर में गवर्नर्स अपॉइंटमेंट कैसे आएगा, तो ध्यान दीजिए कि आप जो गवर्नर होता है वो स्टेट में उसी तरीके का होता है जिस तरीके का एक प्रेसिडेंट आपका एक कंट्री में होता है। तो जैसे कि एक प्रेसिडेंट एक कंट्री में होगा, गवर्नर का पोजीशन स्टेट में उसी तरीके का है। अब इसका मतलब गवर्नर का अपॉइंटमेंट पर कौन करता है, वो आपका यूनियन, गवर्नर को भेजती आपकी यूनियन है, विच मीन्स a very important personality is being appointed by the union, is being controlled by the union. So which means here is a concentration of power, the more power is to the union. तो यहाँ पे ये यूनिटरी फीचर शो करता है, ना कि फेडरल फीचर शो करता है। तो इसके साथ ही हम अपने 5th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो कन्वेंशन ऑन प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट ऑफ क्राइम ऑफ जीनोसाइड इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंटरनेशनल लॉ दैट कोडिफाइड फॉर द फर्स्ट टाइम द क्राइम ऑफ जेनोसाइड। दूसरा, अकॉर्डिंग टू जेनोसाइड कन्वेंशन, जेनोसाइड इज अ क्राइम दैट कैन टेक प्लेस इन टाइम ऑफ वॉर ओनली। इनकरेक्ट बताना है, ए ओनली, बी ओनली, बोथ या नन। आर्मेनियन जेनोसाइड आजकल न्यूज़ में था, इसीलिए ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे बनता है, क्योंकि जेनोसाइड से रिलेटेड कन्वेंशन हुए हैं तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है बी ओनली। दूसरा इसलिए गलत है क्योंकि अगर वॉर के टाइम पे और पीस के टाइम पे, इन एट द टाइम ऑफ बोथ, अगर किसी भी तरीके का क्राइम कंडक्ट होता है तो दैट विल बी कंसीडर्ड अंडर जेनोसाइड कन्वेंशन, दैट विल बी कंसीडर्ड एज अ जेनोसाइड, क्योंकि अंडर दिस कन्वेंशन द डेफिनेशन ऑफ जेनोसाइड हैज़ बीन गिवन। सो बेसिकली जो कन्वेंशन था आपका, ये पहली ह्यूमन ट्रीटी थी जो कि जनरल असेंबली ने आपके अडॉप्ट करी थी। और फिर इसके अंदर इसकी और डिटेल्स हम आप देख सकते हैं। अगर इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम देखना चाहते हैं तो वो ये होगी कि इसके अंदर इन्होंने डिफाइन क्या क्या करा है जेनोसाइड को। तो इस तरीके की जो चीज़ें, फॉर एग्जांपल किलिंग मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप, कॉजिंग सीरियस बॉडीली और मेंटल हार्म टू द ग्रुप, imposing measures to intended to prevent the birth within the group। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इस तरीके की चीज़ों को भी जेनोसाइड में कंसिडर करा जाता है। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट कन्वेंशन है, जिस तरीके से जो वर्ल्ड में आपको दिखता है, तो इस वजह से ये कन्वेंशन इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इसके साथ ही हम अपने 6 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्लैश आर इनकरेक्ट regarding the United Nations Convention to combat desertification। तो पहला स्टेटमेंट है sole legally binding international agreement linking environment and development to sustainable land management। दूसरा है the convention addresses specifically the arid, semi-arid, dry and subhumid areas known as dryland with some of the most vulnerable ecosystem and peoples can be found। A only, B only, both या none। काफ़ी डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, क्योंकि अगर आपको थोड़ा भी पता होगा, काफ़ी फेमस ये आपका कन्वेंशन है, बहुत इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है, न्यूज़ में भी रहता है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है नन, विच मीन्स दोनों स्टेटमेंट सही हैं। तो बेसिकली ये आपका इट वाज साइंड इन 1994 बट केम इफेक्ट इन 1996। सेकेंड स्टेटमेंट वाज एब्सोल्युटली डायरेक्ट एंड करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे एरिड, सेमी एरिड, ड्राई, सब ह्यूमिड एरियाज की बात करते हैं। अब अगर हम बात करें कि डेजर्टिफिकेशन में यहाँ पे ये क्या बातें करेंगे, तो ये लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी को एम करते हैं, जहाँ पे ये जो ऑलरेडी डिग्रेडेड लैंड है उनको रिस्टोर करने की बात करेंगे, और यहाँ पे ये लाइवलीहुड को इन्हेंस करने की बात करेंगे, और ये ड्राउट को जो इम्पैक्ट होते हैं ड्राउट के पॉपुलेशन पे, उसको कम मिटिगेट करने की बात करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन देना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों को पता है कि इंडिया ने कितना अपना टारगेट रखा है इस कन्वेंशन के अंदर, क्योंकि इंडिया भी इसका एक पार्ट है, तो हमने कितना टारगेट रखा है, हमें कब तक कितना लैंड हमें टारगेट में रखा है रिस्टोरेशन के लिए।
डेजर्टिफिकेशन की अगर हम बात करें तो बेसिकली यहाँ पे जो होता क्यों है डेजर्टिफिकेशन, जब किसी भी बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी किसी भी लैंड की आपकी कम होने लग जाए। क्यों कम होने लग जाए? क्योंकि वहाँ पे नेचुरल और मैन मेड फैक्टर्स की वजह से कम होने लग जाए। फॉर एग्जांपल आपका ओवर कल्टीवेशन हो गया, ओवर ग्रेजिंग, डिफॉरेस्टेशन। ड्यू टू दीज फैक्टर्स व्हेन अ बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, then that process is being considered as desertification, and then that desertification through and for that desertification there are some steps which are being mitigated through this convention. तो बेसिकली यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि डेजर्टिफिकेशन जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेजर्ट्स हैं उनके एक्सपेंशन को नहीं दिखेगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेजर्ट्स हैं उनके एक्सपेंशन को ध्यान नहीं देगा, बट जो प्रोडक्टिव लैंड थे उनका अगर एक्सपेंड हो रहा है डेजर्टिफिकेशन की तरफ तो उसको ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंडिया ने इसको रेटिफाई कर दिया था 1996 में। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट इसकी नोडल मिनिस्ट्री है इंडिया में। इसके बाद हम अपने 7th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन 144 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड विच इज यूज्ड टू प्रोहिबिट असेंबलीज ऑफ 4 और मोर इंडिविजुअल और टू ऑर्डर मोबाइल फोन कंपनीज टू ब्लॉक वॉइस, एसएमएस और इंटरनेट कम्युनिकेशन इन 1 और मोर ज्योग्राफिकल एरियाज एम्पावर्स आर। बेसिकली ये पूछ रहा है कि सेक्शन 144 में जो पावर्स हैं वो किसको मिली हैं? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर या फिर नन ऑफ द अबव। वीडियो को पॉज करिए, आंसर टाइप करिए, क्योंकि कर्फ्यू हो गया, लॉकडाउन हो गया, सेक्शन 144 हो गया, ये कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिनको हम कई बार इंटरचेंज करके यूज़ कर लेते हैं, बट ये गलत है क्योंकि इन सब में बहुत डिफरेंस है। तो देखते हैं इसका आंसर है ए ओनली, विच मीन्स आपका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यहाँ पे एम्पावर्ड है। या तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या फिर कोई ऐसा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जिसको स्टेट गवर्नमेंट एम्पावर कर रही है, वो यहाँ पे ऑर्डर्स दे सकता है जब उसको अर्जेंस या डेंजर लगे। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि जो सेक्शन 144 के अंदर जो ऑर्डर पास होगा वो आपका 2 महीने से ज़्यादा फोर्स में नहीं रहेगा, बट स्टेट गवर्नमेंट उसे एक्सटेंड कर सकती है। स्टिल वो एक्सटेंशन भी कैन नॉट बी मोर देन 6 मंथ्स। सो दैट शुड बी इन योर माइंड कि कितना एक्सटेंशन इसमें रखा गया है। बिल्कुल ऐसी अनकंट्रोल्ड पावर्स नहीं दी गई हैं सीआरपीसी के अंदर। सेक्शन 144 के अंदर इस तरीके की पावर इसमें दी गई हैं। तो इसके साथ ही हम अपने 8th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इकोनॉमिक सर्वे बेस्ड क्वेश्चन है। बेसिकली पहला स्टेटमेंट है आपका, द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया इज एन एनुअल डॉक्यूमेंट रिलीज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। The first economic survey in India was presented in 1950 along with the Union Budget till 1964। बेसिकली अगर मैं सेकेंड स्टेटमेंट को हल्का सा सिंप्लीफाई कर दूं, लैंग्वेज का थोड़ा ऊपर नीचे है इसमें, तो इसमें ये बोल रहा है कि जो फर्स्ट इकोनॉमिक सर्वे था वो जब प्रेजेंट हुआ था तो वो बजट के साथ प्रेजेंट हुआ था, और 1964 तक वो बजट के साथ ही प्रेजेंट होते हैं। तो आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि क्या इकोनॉमिक सर्वे पहले से ही बजट के साथ होता था या फिर बाद में अलग हुए हैं या फिर क्या। तो आपको करेक्ट बताना है, ए ओनली, बी ओनली, बोथ या नन। तो इसमें आंसर है आपका बोथ। तो पहला इकोनॉमिक सर्वे जैसा हमने बताया कि 1950 में आया था और 64 तक ये आपका बजट के साथ ही प्रेजेंट होता था। लेकिन 64 के बाद बजट और इकोनॉमिक सर्वे को अलग अलग प्रेजेंट किया जाने लगा। बजट से एक दिन पहले आपका इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट हो जाता है पार्लियामेंट में। इकोनॉमिक सर्वे बेसिकली एक सोर्स है जो कंट्री की इकोनॉमी को डिफाइन करता है, और बेसिकली इसमें जो चला गया साल है, जो लास्ट ईयर है, उसमें जो परफॉर्मेंस रही है आपकी वो बताए जाते हैं। क्या चैलेंजेस उसमें फेस करने पड़े हैं और क्या फर्दर चैलेंजेस हो सकते हैं वो उसमें बताए जा सकते हैं, सोल्यूशन उसमें बताए जाते हैं। तो इकोनॉमिक सर्वे प्रिपेयर कौन करता है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए दो चीज़ें होती हैं, एक होता है जैसे क्वेश्चन में था कि प्रेजेंट कौन करता है, सॉरी रिलीज कौन करता है, और एक होता है प्रिपेयर कौन करता है, दोनों में डिफरेंस है, आप इसमें कंफ्यूज मत करिएगा। तो इसको प्रिपेयर आपका डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स करते हैं, जो कि आपकी चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर की गाइडेंस के अंदर किया जाता है।
तो इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिर बजट से रिलेटेड एक रखा गया है, क्योंकि ये जो 2 डॉक्यूमेंट होते हैं आपके, बजट और इकोनॉमिक सर्वे, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं। कंट्री इकोनॉमी के वाइज़ भी, हमारे एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से भी बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। तो कोशिश करी गई है कि धीरे-धीरे इनका भी साथ में प्रिपरेशन हो जाए, इसलिए ये क्वेश्चन रखे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, कैपिटल रिसिप्ट्स आर दोज़ रिसिप्ट्स व्हिच जनरेट लायबिलिटी और डिक्रीज़ द फाइनेंशियल एसेट ऑफ द गवर्नमेंट। दूसरा स्टेटमेंट है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स आर दोज रिसिप्ट्स रिसीव्ड विच कैन नॉट बी रिकवर्ड बाय द गवर्नमेंट। स्टैटिक का पोर्शन है, अगर आपने बजट पढ़ा है, बजट का स्टैटिक पोर्शन पढ़ा है, इकोनॉमिक्स का स्टैटिक पोर्शन पढ़ा है, तो आपको इजी होगा। करेक्ट बताना है, ए ओनली, बी ओनली, बोथ या नन। देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है बोथ, विच मीन्स दोनों स्टेटमेंट सही है। अब देखते हैं ज़रा एक बार बजट के। तो यहाँ देखिए, आप गवर्नमेंट जब बजट पेश करती है तो उसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक आपका रेवेन्यू बजट होता है, एक कैपिटल बजट होता है। बजट के अंदर भी आपकी 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है रिसिट, दूसरा होता है एक्सपेंडिचर। बेसिकली रिसिट जो आ रहा है, एक्सपेंडिचर तो जाएगा। फिर ये भी आपका 2 तरीके के होते हैं, एक आपका रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर। फिर रेवेन्यू रिसिप्ट भी आपका आगे चेंज होगा, आपका टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो बेसिकली जो जैसा क्वेश्चन में भी था कि रेवेन्यू रिसिप्ट होता क्या है, तो बेसिकली जो गवर्नमेंट के टैक्सेस और नॉन टैक्सेस सोर्सेज से जो आपकी इनकम आ रही है, वो आपका रेवेन्यू रिसिप्ट हो गया। जो जैसा कि वो वर्ड से ही डिफाइन हो रहा है, रेवेन्यू रिसिप्ट, जितना भी रेवेन्यू जो आ रहा है उसके अकॉर्डिंग जो हो रहा है वो आपका रेवेन्यू रिसिप्ट। लेकिन जो कैपिटल रिसिप्ट है, इसमें बेसिकली वो होगा कि वो रिसिप्ट जिसको लेके हमारी लाइबिलिटी बढ़ रही है। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट ने मानो आरबीआई से 100 करोड़ रुपए लिए हैं, ओके, तो यहाँ पे गवर्नमेंट की लाइबिलिटी बढ़ रही है उसको पैसे को वापस करने की, और गवर्नमेंट और उस पैसे को वापस करने में, और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के फाइनेंशियल एसेट कम हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो ये रिसिट होगी, ये जो बोरिंग हुई, यहाँ की कैपिटल रिसिट के अंदर रखी जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहीं पे जो लोन्स भी लिए जाते हैं फॉरेन गवर्नमेंट या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, फॉर एग्जांपल आईएमएफ से ले लिया, वर्ल्ड बैंक से ले लिया, तो वो भी आपका कैपिटल रिसिप्ट में रखे जाते हैं। तो इस वाले में अभी आज इतना ही रखेंगे, क्योंकि ये बहुत छोटा है, तो काफ़ी बड़ा टॉपिक, पर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम इसमें आगे बढ़ेंगे। फिर आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो मानस ऐप इज़ रिलेटेड टू, आपको बताना है किस चीज़ से रिलेटेड है। वुमेन सेफ्टी, रियल टाइम मॉनिटरिंग, हेल्थ एंड एजुकेशन पोर्टल। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है हेल्थ, क्योंकि ये एक वेलबींग ऐप है जिसमें मेंटल हेल्थ को ध्यान रखा गया है। तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मेंटल हेल्थ को काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जा रही है काफ़ी न्यूज़ में, तो इस वजह से ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इस तरह हम आज बाकी इसमें इसकी डिटेल्स दी हैं। इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है, बाकी आप इसमें एक बार रीड मार सकते हैं नोट मेकिंग के लिए। तो इसके साथ ही हम अपने आज के सेशन के लास्ट में पहुँचे हैं। तो आई होप आप लोगों ने अच्छे से स्कोर करा हो, अच्छे से करंट अफेयर कवर करे हों। अगर आपके 10 में से जितने भी मार्क्स आते हैं, डज़न्ट मैटर, आपने अटेम्प्ट करे, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। तो आई होप आप अच्छे से पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर लिसनिंग। अगली बार मिलते हैं अच्छे क्वेश्चन के साथ। थैंक यू, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, सी यू सून।